हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम ये यूजीसी नेट का जो महामैराथन क्लास चला रहे हैं, जिसमें हम पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं मोर देन 100 लेक्चर्स में। तो ये हमारा लेक्चर 29 होगा। तो आप किसी भी जो है लाइब्रेरी साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे DSSP हो गया, SSC लाइब्रेरियन, या फिर जो है KBS NVS इस टाइप की, या स्टेट लाइब्रेरियन के भी बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये फ्रॉम जीरो टू एडवांस है, आपको ये सारे जगह पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये मीनिंग क्या होगा? देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज किसको कहते हैं? तो आपको अगर पता होगा कि जैसे IT जो है तो कंपनीज होती हैं, तो उसमें देखोगे एक HR का डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो वो बेसिकली जो आपके एम्प्लॉयज़ हुए उसको मैनेज करते हैं, उनका मतलब सैलरी से लेके बाकी चीज़, किसका मतलब प्रमोशन होना है, फिर जो है किसने मतलब ज़्यादा अच्छा काम किया है, तो ये सब वो देखते हैं, किसको निकालना है, ये सारा चीज़। बहुत बार जो है छुट्टी भी आपको उन्हीं से लेना पड़ता है। तो देखो, इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इज क्रूशियल फॉर effective library operations. This topic covers the roles and responsibility of library professionals, the organizational structure of libraries, and the policies and strategies used to manage both human and institutional resources. तो institutional resources क्या हो गया? जो आपका assets है लाइब्रेरी में, वो सारे institutional resources में आ जाते हैं। देखो, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज का डेफिनेशन देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज रिफर्स टू फैसिलिटी, जैसा मैं जो बता रहा था कि जो भी जैसे परमानेंट आइटम्स वहाँ पे हुआ, परमानेंट आइटम्स में मैं जैसे बिल्डिंग वगैरह सबको काउंट कर रहा हूँ, फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, ये सारे आपके इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज में आते हैं। तो देखो, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज रिफर्स टू द फैसिलिटीज, मटेरियल्स, टेक्नोलॉजीज एंड पॉलिसीज दैट सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ अ लाइब्रेरी। समझ गए? पॉलिसी से लेके आपका टेक्नोलॉजी, क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मतलब कितने सारे आपके बुक्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके लाइब्रेरी में, ये सारे जो है इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। मतलब यही समझो कि एम्प्लॉयज़ को छोड़ के जितने हुए सब इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज में हुए। दीज रिसोर्सेज इंश्योर दैट द लाइब्रेरी कैन प्रोवाइड सर्विसेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि इफेक्टिवली जो है सर्विसेज प्रोवाइड, मतलब जिसके कारण आप लाइब्रेरी में कर पा रहे हैं सारे एक तरह से इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज में। अब देखो, जैसे लाइब्रेरी में से अगर चेयर टेबल सब हटा दिया जाए पढ़ने का जगह, तो लाइब्रेरी चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा। लाइब्रेरी में से लाइब्रेरियन को ही हटा दिया जाए तो उसके बाद वो देखो, लाइब्रेरियन हट जाए तो भी उसके जगह किसी और को चार्ज दे दिया जाएगा, लेकिन लाइब्रेरी तो चल जाएगा ना। लेकिन लाइब्रेरी में से अगर आप जैसे समझ रहे होगी कि जैसे परमानेंट रिसोर्सेज है, आपका सॉफ्टवेयर ही जिसे इशू हो रहा है वो सारा ख़त्म कर दिया जाए तो कोई लेखा जोखा ही नहीं होगा। समझ गए होंगे आप। अब देखो, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज क्या है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आ जाता है बिल्डिंग्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर लाइब्रेरी ऑपरेशंस, ये सब। कलेक्शन रिसोर्सेज में क्या आ जाता है? तो जो भी आपने कलेक्शन लाइब्रेरी का बना रखा है, बुक्स हो गए, जर्नल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज एंड अदर मटेरियल दैट फॉर्म द कोर ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शंस। समझ गया? अब देखो, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स है, इसमें आपके कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर्स, ये सब आ जाते हैं। डेटाबेसेज, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर्स, डेटाबेसेज एंड डिजिटल टूल्स दैट फैसिलिटेट्स इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट। यहाँ तक आ गई होगी समझ में। अब इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हुआ आपका? जैसे बजट एलोकेशन, आपका बजट, आपको जैसे पैसा मिलेगा तभी तो लाइब्रेरी चलेगा। फंडिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज एक्सेट्रा, ये सब जो है आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आ गया। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज जो हुआ, ये आपका पॉलिसीज के अंदर आप समझ सकते हो, जो इसमें दिया हुआ था एक तरह। देखो, टेक्नोलॉजीज एंड पॉलिसीज डेट सपोर्ट, तो ये आपके पॉलिसीज में आ जाता है। समझ गए? अब देखो, मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। अब इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज आपके जो लाइब्रेरी में है उसका आप मैनेज कैसे करोगे? देखो, कलेक्शन डेवलपमेंट। तो कलेक्शन डेवलपमेंट में क्या क्या आता है कि आपको
कौन कौन सा कलेक्शन डिमांड में है, आप उसके लिए यूज़र स्टडीज कर सकते हो, क्लासेस में जाके पूछ सकते हो, आपके यहाँ जो फैकल्टी है, टीचर्स हैं, उनसे पूछ सकते हो, लोगों का इंटरेस्ट जान सकते हो कि और क्या क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, आप जो है मतलब बहुत तरीके हैं। तो ये कलेक्शन कैसे डेवलप करोगे, तो देखो आपको उसमें स्ट्रैटेजीज फॉर सेलेक्टिंग होना चाहिए कि आप जो भी बुक जो है मतलब सेलेक्ट कर रहे हो तो वो किस हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हो। एक्वायरिंग मतलब एक्विजिशन जो आप मतलब बुक कर रहे हो तो वो मतलब कितने प्राइस पे कर रहे हो, को डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेंटेनिंग ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन, दिस इंक्लूड्स इवेलुएटिंग यूजर नीड्स एंड बैलेंसिंग प्रिंट एंड डिजिटल रिसोर्सेज। तो यूजर नीड जो है उसके अनुसार, देखो लाइब्रेरी का बेसिक फंडा यही है कि आपको जो है यूजर्स का जो नीड है वो आपका मतलब डिजिटल नीड्स भी हो सकता है, ई बुक्स हो सकता है, जर्नल्स हो सकता है। बहुत बार आपसे जो है एक तरह से आपके जो भी मतलब पेपर्स होते हैं मतलब रिसर्च पेपर, उसके लिए वो जब पोर्टल मांग सकते हैं, जैसे जो है जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का आपने सुना होगा, तो ये सब उसमें आ जाते हैं डिजिटल रिसोर्सेज में। तो अब देखो दूसरा है फैसिलिटी मैनेजमेंट, कि आपके यहाँ जो फैसिलिटीज़ है उसको कैसे मैनेज करोगे। इंश्योरिंग दैट द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द लाइब्रेरी, समझ रहे हो, इट कंड्यूसिव टू लर्निंग एंड रिसर्च। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके यहाँ स्पेस ही नहीं है, कोई अगर जैसे 5 लोग वहाँ पे जो है कोई मतलब बुक लेके मीटिंग करना चाहे उसके लिए स्पेस नहीं हो, है ना। तो या फिर आप मतलब समझ सकते हैं। तो दिस इन्वॉल्व्स मेंटेनेंस, स्पेस प्लानिंग एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। जैसे आपका अगर आग लग जाए लाइब्रेरी में तो कोई दूसरा रास्ता है कि नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरीज की आग मतलब फैलती भी बहुत जल्दी है जो पेपर के कारण। तो ये सब। अब देखो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, तो इसमें वही आता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स वगैरह हो गया, आपका क्लाउड बेस्ड रख रहे हो कि आप जो है एक तरह से कंप्यूटर बेस्ड रख रहे हो, आपका जो एक तरह से मतलब डेटाबेस कैसा है, डेटाबेस एसेसेबल है कि नहीं है, कोई और आदमी आपको रिप्लेस करता है तो वो डेटाबेस को समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो LMS कहते हैं, डिजिटल रिपोजिटरीज एंड अदर टेक्नोलॉजिकल टूल्स टू इन्हेंस लाइब्रेरी सर्विसेज। तो ऐसे ऐसे टूल्स जो आपके लाइब्रेरी के सर्विसेज को बढ़ा सकते हैं। अब देखो बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, एलोकेटिंग फंड्स फॉर वेरियस लाइब्रेरी ऑपरेशन, जो अलग अलग ऑपरेशंस है, आपको कुछ पैसे हो सकता है बाइंडिंग के लिए चाहिए हो, कुछ पैसे जो है आपको जो एक तरह से न्यू बुक्स खरीदना है उसके लिए चाहिए हो, कुछ पैसा हो सकता है लाइब्रेरी बिल्डिंग में जैसे मरम्मत चाहिए हो, अलमीराज खरीदना हो। तो ये सब आप समझ सकते हो, ये सब जो आपका बजट्स में आ जाता है। इंक्लूडिंग एक्विजिशंस, जो आप मतलब बुक का जो एक मतलब एक्विजिशन करते हो, जो खरीदते हो, वो सब भी। स्टाफिंग एंड मेंटेनेंस, जब आप कितना स्टाफ जो है अफोर्ड कर सकते हो, ये भी तो बात है। और मेंटेनेंस समझ गया। अब देखो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज क्या क्या है, देखो जैसे कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, तो आपके यहाँ ऐसा भी जैसे पॉलिसी हो सकता है, मानो कि आप NIT की लाइब्रेरी बन रहा है, तो NIT की लाइब्रेरी बन रहे हैं तो वहाँ पे जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाई होती है तो फिर वो सब का आपको ज़्यादा बुक्स रखना पड़ेगा। अब उसमें अगर कोई जो है एक तरह से मेडिकल के बुक्स भर दे, या फिर जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की मतलब बुक सबसे ज़्यादा भर दे, और जबकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वहाँ पढ़ाई ही नहीं होती है, तो फिर तो ये सब तरह से जो है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके मतलब यूनिवर्सिटी का कुछ ऐसा कलेक्शन जो है डेवलपमेंट जो है जैसे पॉलिसी होना चाहिए। गाइडलाइंस फॉर सेलेक्टिंग एंड एक्वायरिंग मटेरियल्स टू इंश्योर अ बैलेंस्ड एंड रिलेवेंट कलेक्शन, समझ रहे हो कि आपका कलेक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। कि मैं इस पर एक एग्जांपल दूंगा कि जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई सब्जेक्ट है हीट एंड मास ट्रांसफ़र, तो हीट एंड मास ट्रांसफ़र की जो बुक्स है वो मतलब केमिकल इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ेंगे, सिविल इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ेंगे। तो ये कॉमन सब्जेक्ट है। तो अब इस कॉमन सब्जेक्ट की अगर बाकी सब्जेक्ट की जैसे 5-5 बुक्स है, तो ये मतलब 3-3 ब्रांच जैसे पढ़ रहा है, तो आपको एटलीस्ट 15-15 बुक्स तो होना चाहिए ना। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि रेलेवेंट कलेक्शन होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए, समझ सकते हो आप। अब देखो एक्सेस पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग हु कैन यूज द लाइब्रेरी एंड अंडर व्हाट कंडीशंस। तो कौन लाइब्रेरी
यूज कर सकता है और उसका क्या कंडीशंस है, कुछ लाइब्रेरी फ़ी है या फिर लाइब्रेरी फ़ाइन है, तो ये सब आपके रूल्स होने चाहिए लाइब्रेरी के। अब देखो प्रिजर्वेशन पॉलिसी, स्ट्रैटेजीज फॉर प्रिजर्विंग एंड कंजर्विंग लाइब्रेरी मटेरियल्स टू इंश्योर देयर लॉन्गेविटी। कि लाइब्रेरी मटेरियल्स है, अगर मान लो कि आप किसी जो एक तरह से जैसे नेशनल म्यूजियम है और उसके लाइब्रेरियन आप बन जाते हैं, तो उसमें अगर पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हैं तो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स को आप जैसे से समझ रहे हो ना कि हैंडल करने के लिए भी कितना मतलब ट्रेनिंग चाहिए, कैसे उसको छूना है कि मतलब बिल्कुल कंटामिनेट ना हो और वो जो है लॉन्ग टाइम तक जैसे प्रिजर्व रहे। ऐसा नहीं है कि वो जो है मान लो मतलब 3000 साल ऐसे जैसे चल गया कैसे भी और आपके लाइब्रेरी में आके 10 साल के अंदर वो ख़राब हो जाए, तो वैसा ये आपको मतलब ट्रेनिंग वगैरह सब होना चाहिए इसके लिए। तो वही है स्ट्रैटेजी सबके लिए आपके पास होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, प्लान्स फॉर प्रोटेक्टिंग लाइब्रेरी रिसोर्सेज इन केस ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स। कि आपके यहाँ मान लो जैसे आपका लाइब्रेरी फायर प्रूफ है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आग लगे तो उसके बाद पूरा जैसे सारा मतलब किताब ही जल जाए और वो आग फैलता ही जाए, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज पे आते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि जितने भी एम्प्लॉयज़ और जो हो गए ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। देखो तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज इन अ लाइब्रेरी रेफर्स टू द स्टाफ एंड प्रोफेशनल, जो मैंने बताया, हु वर्क इन वेरियस कैपेसिटीज टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द लाइब्रेरी। कि लाइब्रेरी स्मूथली चलता रहे इसके लिए आपके लाइब्रेरी स्टाफ्स हैं जो काम कर रहे हैं ऑब्वियसली बैकग्राउंड में। इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी लाइब्रेरी सर्विसेज। अब देखो बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एचआर डिपार्टमेंट और प्रॉपर कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है। कि कोई इंस्टीट्यूशन है, मान लो कि कोई मतलब इंस्टीट्यूशन है एक्स, उसका लाइब्रेरी बहुत बड़ा है, तो वो इंस्टीट्यूशन का ओरिजिनल टाइमिंग है 9 to 5:30। अब इसमें ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है पहले आ जाते हैं, तो इसको जो है मतलब कर दिया जाता है 8 AM से जैसे मतलब 6 PM, क्योंकि बहुत लोग जैसे बाद तक भी रुकते हैं, हो सकता है कि 7 PM तक रुके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो अब इसमें जो है आपको लाइब्रेरी के स्टाफ का जो है रोटेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका ओरिजिनल टाइमिंग तो 9 to 5:30 ही है। तो यहाँ पे आपको रोटेशन लगाना पड़ेगा कि मतलब कुछ दिन जो है कुछ स्टाफ पहले आएगा, कुछ दिन जो है मतलब कुछ स्टाफ बाद तक रुकेगा, इस टाइप से। तो वो आप समझ रहे हो कि मतलब कोऑर्डिनेशन कितना नेसेसरी है। नहीं तो एक बार भी जैसे कोऑर्डिनेशन जैसे बिगड़ता है तो लाइब्रेरी खुलेगा ही नहीं। कितने बार जो है जैसे कोई स्टाफ ही नहीं बचेगा कि लाइब्रेरी जो है इवनिंग में जैसे बंद भी करे, सब लोग अपना जैसे 5:30 छुट्टी होगा निकल जाएंगे। तो ये सब चीज़ के लिए जो है आपका ह्यूमन रिसोर्स से आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसको आपने 8 बजे जो है जैसे लाइब्रेरी में अटेंड होने का टाइम दे रखा है एम्प्लॉय को और वो एम्प्लॉय जो है मतलब छुट्टी पे चला गया हो तो लाइब्रेरी खुले ही नहीं। तो ये सब इस सब चीज़ के लिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ कौन कौन होते हैं। प्रोफेशनल स्टाफ, देखो लाइब्रेरियंस विथ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन इन लाइब्रेरी साइंस, जिसने डिग्री ले रखा है, साफ सी बात है। अब देखो पैरा प्रोफेशनल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ हु असिस्ट इन वेरियस लाइब्रेरी फंक्शंस बट मे नॉट हैव फॉर्मल लाइब्रेरी साइंस जैसे क्वालिफिकेशन। जैसे समझ गए होंगे जैसे MTS होते हैं, जब मल्टीटास्किंग स्टाफ्स होते हैं, ये सब के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो स्टाफ है, देखो पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज बजटिंग, HR मैनेजमेंट एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में आ जाते हैं, जो आपका जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिला है उसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे लाइब्रेरी में। अगर जैसे बोल दिया जाएगा कि जो है लाइब्रेरी में जैसे जितने भी जो मतलब बुक्स हैं जो गए हुए हैं वो मतलब सारे का ऑडिटिंग होना है, तो वो सारे जैसे जितने भी जो लैंडेड बुक्स है सारा जो वापस लिया जाए, तो वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का काम जो हो जाता है कि सब सारे को इन्फॉर्म करके वापस लिवाए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। टेक्निकल स्टाफ आप जैसे समझ ही गए होंगे कि जो लाइब्रेरी का आपका मतलब टेक्निकल पार्ट है उसको हैंडल करेगा। इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें आप मान लो कि आपका लाइब्रेरी का डेटाबेस है जो है या फिर जैसे वेबसाइट है, तो ये सब जो है टेक्निकल स्टाफ का काम है। अब देखो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए जैसे लाइब्रेरियन, तो लाइब्रेरियन अगर कोई लाइब्रेरी का है तो उसका क्या क्या रोल होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, बहुत बार पूछा गया है।
देखो लाइब्रेरियंस का जैसे कैटलॉगिंग हो गया, रेफरेंस सर्विसेज हो गया, यूजर एडुकेशन, कलेक्शन डेवलपमेंट एंड रिसर्च सपोर्ट। अब देखो लाइब्रेरी असिस्टेंट का क्या काम है। सेल्विंग मतलब सेल पे रखना, सर्कुलेशन मतलब बुक इशू करना, वापस लेना, असिस्टिंग यूजर्स विद बेसिक क्वायरीज, जो बेसिक क्वायरी आ रहा है जो है तो किसी जो है मतलब नए यूज़र को या फिर जो पुराने यूज़र को भी वो सबका आंसर देना। टेक्निकल सपोर्ट का क्या काम है। मैनेजिंग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, डिजिटल रिसोर्सेज एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ गए। इसमें डेटाबेसेज वगैरह हो गए, फिर सर्वर्स हो गए, फिर कंप्यूटर्स हो गए, ये सबको ये मैनेज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल वाले का क्या काम हो गया, तो ओवरसीइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एचआर पॉलिसीज एंड ओवरऑल लाइब्रेरी ऑपरेशंस। यहाँ तक आ गया होगा समझ में आपको। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसको कहते हैं, तो इसमें क्या क्या आ जाता है। पहले देखो जैसे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसका आप ही मान लो कि कहीं के लाइब्रेरी, जैसे जो आपके यहाँ नया लाइब्रेरी जैसे बना है, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है स्टेट में, और उसके आपको लाइब्रेरियन बना दिया जाता है, तो आपको ये सारे जो है डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जो मतलब जो जो रूल्स मैंने बताया अभी, वो सारा रूल्स एक तरह से क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो देखो अगर आप मास्टर्स करते हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू आर अ मास्टर इन समथिंग, कि आपको स्क्रैच से दे दिया जाए तो यू कैन क्रिएट द द डिजायर्ड प्रोडक्ट, है ना। तो अब देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट होगा उसका क्या क्या काम होगा, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की मतलब रिक्रूटमेंट करना है, जो भी नए जो एक तरह से प्रोफेशनल हो गया, एमटीएस हो गया, जैसे सेमी प्रोफेशनल जो भी लाइब्रेरियंस होंगे उसको, तो स्ट्रैटेजीज फॉर अट्रैक्टिंग एंड हायरिंग क्वालिफाइड लाइब्रेरी स्टाफ। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो भी आ गए जो है मतलब स्टाफ ज्वाइन कर लिए लाइब्रेरी में, तो उसके बाद आप जैसे ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग में जैसे आप जो है जब बताएंगे कि कौन सा आपके यहाँ जो है मतलब क्लासिफिकेशन स्कीम जो एक तरह से फॉलो किया जा रहा है, डीडीसी है तो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, या फिर जैसे यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन हो रहा है, या फिर इंडियन वर्जन कोलोन क्लासिफिकेशन आप फॉलो कर रहे हैं। अब वैसे जब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन तो यूज नहीं होता है मानो तो इंडिया में, तो ये सब आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जैसे कराएंगे उनको अपने लाइब्रेरी के हिसाब से। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू एनहांस स्किल्स एंड नॉलेज, समझ गए। अब देखो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कि अब आप कि यहाँ जो स्टाफ है उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी तो करेंगे, कि वो स्टाफ आपने जो सोच के रिक्रूट किया था तो वो उस काम पे खड़े उतर भी रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जैसे बायोडेटा में इंटरव्यू में कुछ भी झूठ बोल के आ गया और उससे काम हो ही नहीं पा रहा हो, या फिर काम गलत कर रहा हो, तो उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इवेलुएटिंग स्टाफ परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक टू इंश्योर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस, तो यहाँ पे आपका सर्विस डिलीवरी जो है वो मेन चीज़ हो जाता है। अब वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, कि वर्क प्लेस इन्वायरमेंट बना रहे, ऐसा तो नहीं है कि लोग एक दूसरे से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, कोई जो है मतलब किसी के मतलब डेस्क पे मतलब काम छोड़ के चला जा रहा है, एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये सब में आ जाता है। देखो क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव वर्क इन्वायरमेंट, समझ गए कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए वहाँ पे टू फोस्टर स्टाफ मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, समझ गए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम होगा यहाँ। अब देखो फिफ्थ में आता है स्टाफ डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। तो स्टाफ डेवलपमेंट जो होता है ये आपका जैसे इसमें मतलब कौन कौन सा जैसे तरह का ट्रेनिंग हो सकता है, तो इन सर्विस ट्रेनिंग, जो आपका रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो आप स्टाफ के लिए रखते हो उसको इन सर्विस ट्रेनिंग कहते हैं। ये सब आप जो है मतलब टर्म्स आप याद रखना, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग क्या हुआ, वर्कशॉप सेमिनार, और मतलब इन सर्विस ट्रेनिंग, ये सब रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू अपडेट स्टाफ ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज पॉलिसीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, समझ गए। आप अगर जॉब किए होगे तो आपको पता होगा सेमिनार वगैरह होते रहता है, आपको मतलब अटेंड करते रहते हैं लोग। अब देखो कंटिन्यूइंग एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टाफ टू परस्यू फर्दर स्टडीज एंड सर्टिफिकेशन इन लाइब्रेरी साइंस एंड रिलेटेड फील्ड। अगर कोई आपका स्टाफ है वो आपका लाइब्रेरी साइंस में ही पीएचडी करना चाहता है तो वो तो और अच्छा है ना, कि आपका एक तरह से फील्ड भी जैसे बढ़ रहा है, फील्ड में और ज़्यादा जानकार लोग आएंगे, आपका जो स्टाफ होगा और ज़्यादा टैलेंटेड होगा। लेकिन अगर आप उसमें ऑब्स्ट्रक्शन डालना शुरू कर दें कि जो है नहीं यार ये तो पीएचडी करके बहुत आगे बढ़ जाएगा, तो ये सब मतलब गलत होगा। तो ये सब कंटिन्यूअस ट्रेनिंग उनका मतलब कंटिन्यूअस एडुकेशन जो है अगर हो रहा है तो आपको प्रोत्साहित करना चाहिए।
workshops and seminars, participating in professional development events to learn about the latest trends and development in library and information science। समझ गया। अब देखो की कंसेप्ट्स इन इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये देखो कुछ जो है टर्म्स है जो बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, जो आप सबको जानना चाहिए। देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, तो उसमें देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में दो चीज़ जो है मतलब जैसे तीन टर्म्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हायरार्की, आप देखे होगे कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो उसमें आप देखोगे जैसे सबसे ऊपर डायरेक्टर है, उसके नीचे मान लो रजिस्ट्रार है, उसके नीचे मान लो कि कितने सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, सारे डिपार्टमेंट में जो साइंटिस्ट होंगे, फिर उसमें भी HODs होगा, HOD1 HOD2 दूसरे डिपार्टमेंट के। तो ये सब जो हुआ आपका ये सब हायरार्की में आता है, समझ गए। इसको हायरार्कियल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो क्लियर डिलिनिएशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी में जो है आपका हायरार्की होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे सब लोग एक तरह से दोस्त जैसा काम कर रहे हैं और उसके बाद कोई किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हो ही नहीं, कोई किसी का बात ही नहीं माने। मतलब ऐसा कोई होना चाहिए जिसका सब लोग सुने, जिसके पास मतलब पावर होना चाहिए कि कोई काम ना कर रहा हो तो उससे मतलब कारण बताओ, जैसे नोटिस इशू कर सके, मेमो इशू कर सके, ये सब। टीम वर्क देखो, प्रोमोटिंग कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन एमंग स्टाफ मेंबर्स, समझ गए। तो वो टीम वर्क होना चाहिए। अब मतलब ऐसा भी नहीं हो कि इतना स्ट्रिक्ट हायरार्की बन जाए कि जो है जैसे हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि तुम छोटे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो काम भी एज ए टीम आपको करना पड़ेगा। लीडरशिप क्या हो गया, तो कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जैसे बिना मतलब का जैसे परेशान किए हों, आपको कोई आउटकम बेस्ड मतलब काम जो है काम करवाने आना चाहिए, यही होता है। इफेक्टिव लीडरशिप प्रैक्टिस टू गाइड एंड मोटिवेट स्टाफ, आपके स्टाफ भी मोटिवेटेड रहें, समझ गए। अब देखो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, जैसे HR पॉलिसीज जो हमने बताया था, जो है मतलब ह्यूमन रिसोर्स का पॉलिसी, जैसे गाइडलाइंस फॉर स्टाफ रिक्रूटमेंट हो गया, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ऑपरेशनल प्रोसीजर्स में देखो स्टैंडर्ड्स ऑपरेशन जिसको SOPs कहते हैं, कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिफाइन कर दिया जाता है कि अगर कोई जैसे आ रहा है तो हाँ, तो फिर कोई मतलब बुक इशू कराने, तो फिर उसका जैसे सबसे पहले ID लेना है, उसको स्कैन करना है, फिर जो है मतलब बुक को स्कैन करना है। अगर मतलब जैसे देखना है कि मतलब उसके नाम पे ज़्यादा बुक तो पहले से इशू नहीं है, पहले मतलब फ़ाइन कलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट इशू करना है। तो ये सब SOPs में आ जाते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर वेरियस लाइब्रेरी फंक्शंस टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी। अब देखो चैलेंजेस इन रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, देखो बजट कॉन्स्टेंट्स, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द नीड फॉर एफिशिएंट बजट मैनेजमेंट। तो लाइब्रेरीज का सबसे बिगेस्ट कंप्लेन यही होता है कि उन्हें बजट सही से नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो, कि उनके पास बुक खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो मतलब टेबल खरीदने के पैसे नहीं हैं, AC लगवाने के पैसे नहीं हैं। तो ये सब तो चलती रहती है, आप समझ सकते हो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज, अब देखो अगर मान लो कि दुनिया जो है जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ बढ़ चुकी है कि जो है लाइब्रेरीज अच्छे से जैसे फंक्शन कर सके दुनिया में, जो है आपका जैसे जब मान लो कि दूसरे जगह डिजिटल लाइब्रेरीज है जिसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो हो गया ChatGPT वगैरह सबका सपोर्ट है, तो ये सब हो सकता है कि आपके लाइब्रेरी में ना हो। आपके लाइब्रेरी में ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल लाइब्रेरी हो, वहाँ कंप्यूटर ही ना हो। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज भी होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके स्टाफ ही उस मतलब लायक ना हो कि ये सब मतलब समझ पाएँ कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, डेटाबेस कैसे बनता है, मतलब सर्वर कैसे क्रिएट करना है, डिजिटल लाइब्रेरीज, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये सब के बारे में। तो वही है, कीपिंग अप विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड इंटीग्रेटिंग न्यू टूल्स। तो आप लाइब्रेरी में जो है दुनिया के अनुसार आप लाइब्रेरी को डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब स्टाफ रिटेंशन, ऐसा भी होता है कि आपके यहाँ जैसे मतलब इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, तो कोई स्टाफ भी नहीं रहना चाहेगा। देखो इंश्योरिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, समझ रहे हो ना, एंड रिटेनिंग स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन द लाइब्रेरी फील्ड, समझ गए। अब देखो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं UGC गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स। तो UGC का भी गाइडलाइंस है लाइब्रेरी से रिलेटेड। देखो
द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर लाइब्रेरी रिसोर्स मैनेजमेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। दीज गाइडलाइंस कवर जैसे लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर फिजिकल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट, कलेक्शन डेवलपमेंट, स्टाफिंग नॉर्म्स, ये सब आप जैसे पढ़ सकते हैं। मैं बस ये बता रहा हूँ कि यूजीसी का भी ऐसे गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स, जिसको एसओपीज कहते हैं, ये सब है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। देखो तो अब देखो क्लास स्टडीज एंड इंडियन लाइब्रेरी, देखो सॉरी केस स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी का देख लो, नोन फॉर एक्सटेंसिव कलेक्शन इनोवेटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरी सर्विसेज। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजिकली जो है ये एडवांस्ड लाइब्रेरीज में आ जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता जो है, इसके पास लार्जेस्ट बुक्स कलेक्शन है। द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया विद अ वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज। समझ गया। अब देखो क्या क्या इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम इसमें जो है लाइब्रेरी साइंस में लिया जा रहा है। तो देखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनएमएल जो है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी जो है, एन इनिशिएटिव टू मॉडर्नाइज लाइब्रेरीज एंड प्रमोट अ रीडिंग कल्चर अक्रॉस इंडिया। तो इसमें डिजिटल लाइब्रेरी का जो है बहुत बात होता है, डिजिटल लाइब्रेरी का। तो ये जो है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज ये करता है। अब देखो जैसे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के कारण आप देख रहे हो कोई भी सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो, आप डिजिटली अप्लाई करके हर चीज़ के लिए ऐप्स आ चुका है। अ गवर्नमेंट प्रोग्राम एम्ड एट एनहांसिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डिजिटल लाइब्रेरीज एंड ई रिसोर्सेज। अब देख सकते हो कि मतलब जैसे आप मानो तो यूट्यूब पे एनसीईआरटी पहुंच चुका है, उसके एनसीईआरटी की बुक्स आपको ऐप्स के माध्यम से जैसे अवेलेबल है, ई पाठशाला है उस पर, फिर एक जैसे स्वयं पोर्टल है। तो ये सब आप समझ सकते हैं किसकी बात हो रही है। अब देखो इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फैक्ट्स देख लो, जैसे रंगनाथन कमेटी रिपोर्ट ऑन लाइब्रेरी डेवलपमेंट विच लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी प्रैक्टिस। तो ये रंगनाथन कमेटी रिपोर्ट 1948 में आया था। देखो 1957 में जो है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ था। 2009 में जो है नेशनल नॉलेज कमीशन जो है आपका एक तरह लॉन्च हुआ था, रिपोर्ट्स ऑन लाइब्रेरी रिकमेंडिंग इम्प्रूवमेंट्स इन लाइब्रेरी सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो समझ गया। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।